सो फ्रेंड्स, एक्चुअली में मैं कुछ सेटिंग कर रहा था। बात कर ही नहीं रहा था, मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सो फ्रेंड्स, देखिए अभी हम यूट्यूब पे लाइव भी है। और मैं एक डेटाबेस आपको यहाँ पे बताता हूँ। उसके पहले मैं सबसे पहला काम ये करता हूँ कि आपको यहाँ पे मैं चैट बॉक्स में आपको लिंक दे रहा हूँ। ये लिंक शेयर कर दीजिए। अभी हम यूट्यूब पे लाइव है दोस्तों। सो ये लिंक शेयर कर दीजिए मित्रों, ताकि अभी 100 तो पूरे हो चुके हैं। मैं एक थोड़ा सा एक डेटा आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो बहुत भयावह डेटा है दोस्तों। खासकर विशेषकर 25 साल की उम्र में जो लोग हैं, जो युवा है, उनके एज ग्रुप में बहुत सारे डेथ जो है हार्ट की वजह से हो रही है। और लास्ट 2 महीने का ये डाटा जो है, ये वॉकआउट हॉस्पिटल का है, मुंबई का। तो बीते दिनों में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हुए कुछ युवाओं को, जिसे हम माइकार्डियल इन्फेक्शन कह सकते हैं दोस्तों। तो अभी कोई मैसेज मत कीजिए, मुझे पता है दोस्तों कि क्या करना है। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मुझे बोलने दीजिए यहाँ पे। अभी कोई चैट मत कीजिए प्लीज। थैंक यू। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में हार्ट के जो युवा जो है, हार्ट के पेशेंट है, और उसको बहुत ज्यादा हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो रही है युवावस्था में। तो आज का जो सेशन है, पर्टिकुलरली विनय सर को हमने यही रिक्वेस्ट किया था कि ये सेशन इस तरह से हो कि हिबारेज मोर पावर जो जो हमारा यूनिक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट जरूर हार्ट के बहुत सारे टेस्टिमोनियल भी हमारे पास में है, लेकिन वो किस तरह से वर्क कर सकता है टेक्निकली, आज विनय सर से हम यहाँ पे समझेंगे दोस्तों। सो अभी चैट मत कीजिए कोई भी। और इम्पोर्टेंट ये कहें कि आज का सेशन जो है अभी 100 पूरा हो चुका है, तो मैंने लिंक भी शेयर कर दिया आप लोगों को। सो हम जाते हैं सीधा विनय सर की तरफ। विनय सर, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? Yes, sir. Perfect. थैंक यू सर, वेलकम सर, ग्रैंड वेलकम। Right, sir. Thank you so much. सभी को प्यार भरा नमस्कार. Very good evening to all of you. आज के सेशन में आज हम देखने वाले हैं कि how Hibari's more power will work on your heart. हमारे हार्ट के ऊपर ये किस तरीके से काम करता है। और हर बार हम जब सेशन ऐसे कुछ यूनिक सेशंस लेते हैं, उसके पहले हम ये भी देखते हैं कि वो एक्चुअली उसके रीजंस क्या होते हैं, ये प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, और कैसे समझ पाए हम उसके टेक्निकल टर्म्स क्या हैं, ताकि जब भी कोई रिपोर्ट्स आपके पास आए, आपके डाउनलाइन की हो या आपकी फैमिली मेंबर की हो, तब थोड़ा सा रिपोर्ट देख के आपको भी समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली ये इसे रीड कैसा किया जाए। ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा प्रयास हर बार की तरह इस बार भी हम करते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि इस बार मोर पावर में से कौन सा कंटेंट है, और उस कंटेंट के या फिर उस इंग्रेडिएंट में ऐसी क्या खास बात है जो अपने हार्ट के लिए काम करती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सर मेरे अगर स्क्रीन शेयर हो तो एक बार बता देना मुझे प्लीज। स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस सर, शेयर होते हुए दिख रही है अभी, लेकिन क्लियर नहीं। यस सर। राइट, चलिए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं कार्डियक हेल्थ के बारे में। सर ने बहुत अच्छा टाइटल दिया था, कार्डियक हेल्थ, अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप विद हिबारेज मोर पावर। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है। अगर आप ये देख पाओ ठीक तरीके से, ये जो डायग्राम यहाँ पे दी हुई है, तो इसके अंदर ये आपको जरूर समझ में आएगा कि इस वाले डायग्राम की हम बात कर रहे हैं आज। ये डायग्राम जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो आपको जानते हुए हैरानी होगी कि 1990 का ये ग्राफ है यहाँ पे, और ये सिर्फ हमें रेड सेक्शन देखना है जिसके अंदर न्यूट्रिशनल डिसीजेस दिखाई गई हैं। ठीक है, ये रेड वाले सेशन में तो वो सिर्फ 37.9 थी, ऑलमोस्ट 38 के बराबर, 40% हम समझ पाए उतना रेट था। 2016 की अगर हम बात करें
तो वो बढ़कर बना है 62%। और ये 6 साल पुरानी बात हम कर रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 90% डिसीजेस आज के दौर में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से होती है। और इसीलिए हम बताते हैं कि हिबारिस मोर पावर की जो रिजल्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट एंटायर टाइप ऑफ डिसीज या फिर डिसऑर्डर्स के ऊपर हमें देखने मिलते हैं। बिकॉज आज के डेट में जितने भी हमें डिसीज या फिर डिसऑर्डर्स के बारे में पता चलता है वो सभी के सभी एटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। इसका मतलब हमारी खुद की रोग प्रतिकारक शक्ति जो प्रणाली होती है, हमारी खुद की इम्यूनिटी होती है, वो हमारे खुद के ही बॉडी को फॉरेन पार्टिकल समझकर फाइट करने लगती है। ठीक है। सो ब्रेन से लेकर स्किन तक, यहाँ तक कि कुछ नए जर्नल्स के अंदर साइंस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो हेरिडिटरी डायबिटीज जो हम कहते हैं दैट इज अ टाइप 1 डायबिटीज। सो टाइप 1 डायबिटीज ऑलमोस्ट 5 to 10% पीपल्स के बीच में देखने मिलता है। बाकी रेस्ट ऑफ 90% आर टाइप 2 डायबिटीज, दैट इज लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डायबिटीज। मगर जो 5 से 10% लोग हैं उनके अंदर भी 50% लोग ऐसे हैं जो लाइफस्टाइल ओरिएंटेड टाइप 1 में कैटेगराइज्ड किए गए हैं। दैट इज अ शॉकिंग न्यूज। सो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी आज के डेट में अगर हम इंडिया की बात करें तो वी आर अंडर डेवलप्ड, वी आर डेवलपिंग कंट्री राइट नाउ, वी आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड। तो हमारे यहाँ पे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हमें बहुत अच्छी तरीके से देखने मिलती है। हिबारिस मोर पार्क की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सभी तरीके के न्यूट्रिएंट जो रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की हमेशा ही होती है उसे फुलफिल करने का बहुत अच्छा एक जरिया हिबारिस मोर पार्क के तहत हमें देखने मिलता है। आइए हम बात करें कार्डियक सिस्टम या फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो मोस्टली जैसा अभी सर ने कहा कि यंग पीपल के अंदर जिनकी उम्र लगभग 30 से लेके 70, ये भी 30 जो एज है वो भी बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूँ, दैट इज ऑलमोस्ट 20 to 22 ईयर्स से ही प्रेशराइज्ड कंडीशन हमें देखने मिलती है हार्ट रिलेटेड अगर हम बात करें तो 30 से लेकर 70 के बीच में ये जो एज है इस एज के अंदर कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस है, फिर हार्ट रिलेटेड डिसीजेस फिर डिसऑर्डर्स होने के चांसेस हमें बहुत ज्यादा तरीके से देखने मिल रहे हैं। ग्लोबली बात करें तो ऑलमोस्ट 32% डेथ, मैं यहाँ पे डेथ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इन्फेक्शियस पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ। जो वर्ल्ड की बात करें तो ऑलमोस्ट 32% पीपल की डेथ कार्डियक इश्यूज की वजह से होती है। और जितने भी कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस हैं उनकी अगर हम बात करें तो 85% कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज होती है वो हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक की वजह से होती है। आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम ये भी देखने वाले हैं कि किसे हम हार्ट अटैक कहेंगे, किसे हम स्ट्रोक कहेंगे, ठीक है, किसे हम कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस कहेंगे। तो ये आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम देखने वाले हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज के डेट की अगर हम बात करें तो हार्ट रिलेटेड समस्याएं ये बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये तो हमारे इंडिया की अलग अलग स्टेट्स की यहाँ पे जानकारी दी है। यहाँ अगर बात करें तो हम हार्ट डिसीजेस ये जो है 40% इसका मोर्टेलिटी रेशियो है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट। तो ऑलमोस्ट 40.8 41% डेथ रेट जो है आज की डेट में इंडिया की बात करें तो वो कार्डियो रिलेटेड है। इसके बाद अगर 35 से कम बाकी सभी चीज आपको देखने मिलती है। तो ये आप समझ पाते होंगे कि हार्ट रिलेटेड जो इश्यू है इंडिया में वो कितने ज्यादा अमाउंट में है। आमतौर पे जब हम बात करते हैं कार्डियो रिलेटेड या फिर हार्ट रिलेटेड समस्या तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि तेल कम खाना चाहिए या फिर नॉन वेज कम खाना चाहिए, तो उसकी वजह से ये चीजें बढ़ती होगी। फैट कम होना चाहिए। नो डाउट दीज आर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। अगर हम और ज्यादा डीप बात करें ऑयल की अगर हम बात करें तो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के अंदर अनविटेबल रोल प्ले करता है, वो बहुत जरूरी होता है। मैंने पहले भी कहा था एक सेशन में कि जहां पर भी फोल्डिंग्स होती हैं आपके शरीर के अंदर, जहां पर भी फोल्डिंग्स होती हैं उन फोल्डिंग करने का काम सबसे इंपॉर्टेंट करता है कोलेस्ट्रॉल। सो कोलेस्ट्रॉल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये डिफरेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, कौन सा हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, जिस कैटेगराइज किया जाता है एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर ऐसा सोचते हैं कि तेल खाना ही नहीं है, आप बहुत कम तेल खाते हैं, तो आपको अर्थराइटिकल सिम्टम्स देखने मिलेंगे। आपको आने वाले ड्यूरेशन में बोन रिलेटेड समस्याएं बहुत ज्यादा देखने मिलेगी। तो जो अलाइन हम बात करते हैं हमेशा ही अपने प्रोडक्ट के बारे में, आपके बॉडी को अलाइन करने का काम करता है, वही आपके खाने की जो भी आदतें हैं उसे भी अलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं टू द पॉइंट। सबसे पहले ये वाले डायग्राम के ऊपर हम बात करते हैं जिसे हम कहेंगे ब्लड क्लॉट। ठीक है, मान के चलिए ये एक ब्लड वेसल है
हमारे शरीर रक्तवाहिनी है, एक ब्लड वेसल है। कहीं पर भी अगर थोड़ा सा खरोच आ जाए या फिर कोई डैमेज अगर हो जाता है, तो उस डैमेज के जहाँ पे डैमेज हो उस पार्ट के अंदर आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है, जिसे हम खून कहेंगे अपनी लैंग्वेज में, ब्लड का इस तरीके से वहां पे जमा होता है। और ये जो आपको, आई थिंक आपको ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो लाइंस यहाँ पे दिख रही हैं आपको ग्रीन कलर की, इसे हम कहेंगे मेश लाइक नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क होता है जो आरबीसी को बॉडी के बाहर जाने से रोकता है। ऐसा कभी आपने देखा है कि किसी पर्सन को कट, डायबिटीज पर्सन की अगर हम बात छोड़ दें तो नॉर्मल कट हुआ है, उंगली कट गई है और पूरा दिन भर खून निकलता ही रहता है? ऐसा नहीं होता। 5 से 10 मिनट के भीतर खून ऑटोमेटिकली कम होता है या फिर बहना बंद होता है, उसे वहां पे रोका जाता है। तो उसे रोकने के लिए, आरबीसी को बाहर जाने से रोकने के लिए जो नेटवर्क है, वो नेटवर्क यहाँ पे है। तो होता क्या है कि वो नेटवर्क, मेश लाइक नेटवर्क जब भी वहां पे आता है तो आरबीसी वहां पे रुक जाती है और वहां पे एक बलून जैसा पार्ट बनता है, जिसे सिंपली हम कहेंगे ब्लड क्लॉट। ठीक है। यह समझाने के लिए मैंने कहा है कि कट होने के बाद यहाँ पे कहीं पर भी आपको कट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कहीं पर भी कट नहीं है, इसका मतलब ये एक नॉर्मल ब्लड वेसल है। उस नॉर्मल ब्लड वेसल के अंदर अगर ब्लड किसी कारणवश रुक जाता है तो उसे हम कहेंगे ब्लड क्लॉट। ठीक है। तो ये ब्लड क्लॉट कहाँ पे हो सकता है? जहां पर भी ब्लड वेसल है, आपके हर सेल को न्यूट्रिशन देने का जो जरिया है वो सिर्फ और सिर्फ खून के द्वारा ही किया जाता है, ब्लड के द्वारा ही किया जाता है। इसका मतलब वहां पे ब्लड वेसल है। ब्रेन के अंदर भी है। अगर ब्रेन के अंदर क्लॉट हो तो इसे, और वो वहां पर जो क्लॉट हुआ है, वो क्लॉट होने के बाद अगर खून बाहर आता है, जिसे हम कहते हैं ब्रेन हेमरेज, वहां पे अगर क्लॉट होता है तो उसे हम कहेंगे स्ट्रोक। आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम देखते हैं। तो इसे जनरलाइज्ड कंडीशन में हम कहते हैं ब्लड क्लॉट। आइए अभी देखते हैं इस वाली पहली डायग्राम के अंदर ये डायग्राम हमें क्या बताती है। तो यहाँ पे सबसे पहले थ्रोम्बोसिस लिखा गया है। जब भी ब्लड क्लॉट होता है उसे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 हम कहते हैं, जिसे थ्रोम्बोसिस भी कहा जाता है। थ्रोम्बिन एक फैक्टर होता है जो ब्लड को बाहर जाने से रोकने में मदद करता है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि डायबिटिक पर्सन के अंदर भी जो हीलिंग है, अगर वो हिवारस मोर पावर का यूटिलाइजेशन सातत्यपूर्ण कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो उनकी जो हीलिंग प्रॉपर्टी है, उनकी जो इम्यूनिटी है, वो नॉर्मल पर्सन के तहत होने लगती है। इसका मतलब डायबिटीज पर्सन को अगर डैमेज हो जाए, कट हो जाए, तो खून का बहाव नॉर्मल पर्सन से बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। तो उस घटना को रिवर्स करने में भी अपना प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। तो उस जो फैक्टर होता है, उस फैक्टर को हम कहते हैं थ्रोम्बिन, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस। तो यहाँ पे देखिए एक ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल की वॉल है। इस वॉल के अंदर ये ब्लड का, ये जो है ये ब्लड का डायरेक्शन है। ब्लड इस तरीके से यहाँ पर निकलता जा रहा है लेफ्ट टू राइट, और यहाँ पे एक क्लॉट बना हुआ है। ठीक है। एक क्लॉट बना हुआ है, ऐसा क्लॉट जो ब्लड वेसल के किसी न किसी ऊपर या नीचे की वॉल को चिपका हुआ है, एज इट इज कंडीशन में है, इंटैक्ट कंडीशन में है, वो मूव नहीं कर रहा है। ठीक है। तो उसे हम कहते हैं थ्रोम्बस। उसे हम कहते हैं थ्रोम्बस। जब भी रिपोर्ट के अंदर, इसके बाद जब भी आप रिपोर्ट चेक करोगे किसी पर्सन की, ब्लड रिलेटेड हो या फिर हार्ट रिलेटेड, अगर रिपोर्ट्स आप चेक कर रहे हैं और वहाँ पे थ्रोम्बोस अगर लिखा हुआ है, तो आप ये समझ जाइएगा कि उनके ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट्स हैं जो एक ही जगह पे इंटैक्ट है, वो मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब एक क्लॉट जो ब्लड वेसल की इतनी जो उसका जो डायमेंशन है, उस डायमेंशन को वो कम करके थोड़ा सा अपना क्लॉट का साइज बढ़ा रहा है, जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोस। और दूसरा एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं एम्बोलिज्म, जिसे कहते हैं हम एम्बोलस। ये थ्रोम्बोसिस जो है ना, इसका हम पार्टीशन बता रहे हैं कि थ्रोम्बोसिस एक्चुअली होता क्या है। ये दो अलग अलग फैक्टर में होता है। सबसे पहले होता है थ्रोम्बोस, दूसरा होता है एम्बोलस। इसे कहेंगे थ्रोम्बोसिस कंटिन्यूसली। ठीक है। एम्बुलेंस का मतलब होता है कि ये जो क्लॉट, ये जो थ्रोम्बस है, यही थ्रोम्बस यहाँ पे दिखाया गया है सेम, इसका छोटा सा पार्ट टूट कर निकल जाता है, वो भी क्लॉट के जरिए, और वो एक जगह से दूसरे जगह पे माइग्रेट होने लगता है, जिसे हम कहते हैं एनाबुलस, एम्बुलस। ठीक है। समझ रहे हैं आप? तो दो अलग अलग तरीके के ब्लॉकेजेस या फिर दो अलग अलग तरीके के इश्यूज हमें देखने मिलते हैं हार्ट रिलेटेड समस्याओं के अंदर। जो सबसे पहले होता है थ्रोम्बस, जो एक जगह पे क्लॉट है। दूसरा क्लॉट होता है, अगर एक बार हम चेक करें तो वो एक जगह पे है, दूसरी बार चेक करें तो दूसरी जगह पे हमें देखने मिल रहा है, तो वो एम्बुलेंस है, तो एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है, और आगे चल के ये हमारे ब्लड को 100% उसका जो फ्लो है उसे वो ब्लॉक कर सकता है। तो दूसरी स्लाइड के बारे में अगर हम देखें,
तो दो अलग अलग तरीके के इश्यूज हमें देखने मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करें आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ये, दैट इज एथेरोसोराइसिस, जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। दूसरा है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियो का मतलब होता है जो हमारी हार्ट होता है, जो हमारा हृदय होता है, दिल होता है, उसके अंदर की जो आर्टरीज होती हैं। आर्टरीज माने ऐसी ब्लड वेसल्स जो हार्ट को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। हमें क्या पता है, हार्ट तो ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। इम्प्योर ब्लड लेता है, उसे प्योर करता है और बाहर देता है। तो हार्ट को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उसे भी बहुत अच्छे तरीके के न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। और ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ये दोनों देने का जो काम किया जाता है वो होता है ये जो रेड कलर के आपको दिख रहे, यस, ये जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं जिसे हम सिंपली आर्टरीज कहेंगे। तो ये जो आर्टरीज हैं वो, अगर उनके पास तीन अलग अलग लेयर होती है वो आर्टरी की, ऊपर की, मिडल और लोअर। मिडल जो लेयर होती है वो लेयर अगर थिक होने लगे, वो अगर बहुत जाड़ी होने लगे, थिकनेस उसका बढ़ने लगे, या फिर उस वो अच्छी तरीके से ब्लड फ्लो का काम नहीं कर पाए, हार्ट को जो न्यूट्रिशन देना है वो अगर ठीक से नहीं दे पाए, तो उसे हम कहते हैं, उस डिसीज को हम कहते हैं आर्टेरियोसोराइसिस। ठीक है, जो बहुत रेयर कंडीशन में होता है, हमें आज देखने नहीं मिलता। ऑलमोस्ट 1 to 2% पीपल के अंदर ये हमें देखने मिलता है। और इसे ही लीडिंग, इसकी हम आगे बात करने वाले, जिसे हम कहते हैं हार्ट फेल हो गया है। तो हार्ट फेल बहुत ज्यादा सुनने में आता है कि हमें, नहीं, हम कहते हैं हार्ट अटैक आ गया है, कार्डियोवास्कुलर अरेस्ट आ गया, कार्डियक अरेस्ट आ गया है, हार्ट अटैक आ गया है, या फिर स्ट्रोक आया है। मगर हार्ट फेल बहुत रेयर देखने मिलता है। तो हार्ट फेल का मतलब क्या होता है, हमारी हार्ट को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन देने के लिए जो वेसल है, जिसे आर्टरीज कहा जाता है, उस आर्टरीज को बनाने के लिए तीन अलग अलग लेयर काम करती हैं। सबसे ऊपर का, मिडल और सबसे निचला हिस्सा। जो मिडल है वो बहुत ज्यादा थिक होने लगती है। वो थिक होने की वजह से क्या होता है कि जो वेसल के थ्रू जो ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो जाना चाहिए, न्यूट्रिशन जाना चाहिए हार्ट को, वो नहीं मिल पाता और हार्ट काम करना बंद करता है। इसका मतलब हार्ट फेल हो गया है। तो ये बात करते हैं आज का जो टॉपिक है, जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एथेरोसोराइसिस। यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमारे नॉर्मल आर्टरी है। इस नॉर्मल आर्टरी को, जैसा अभी पिछले स्लाइड के अंदर हमने देखा, ये जो थ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बस या फिर एनाबोलस जो बन रहे हैं, उसी का ये जरिया है। आने वाले स्लाइड के अंदर हम देखने वाले हैं, धीरे 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 इस आर्टरी को ब्लॉक करते जाएंगे। और सबसे लास्ट वहां पे फिर से, जैसे आर्टरी ब्लॉक होने लगती है, वहां पे क्लॉटिंग फैक्टर आते हैं और ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, वहां पे जमा कर देते हैं, और ब्लड क्लॉट होने के बाद यहाँ से ब्लड का फ्लो होना नामुमकिन हो जाता है। तो ये से डिटेल में देखते हैं हम आर्थ्रोसोराइसिस को। दो अलग अलग कैटेगराइज में हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। अथेरो का मतलब होता है सॉफ्ट, सॉफ्ट, और सोरासिस का मतलब होता है हार्डनिंग, बहुत ज्यादा हार्ड। ठीक है, ये डायग्राम के अंदर हम ये जरूर देखने वाले हैं। एथेरोमस, जिसे जो सॉफ्ट है उसे हम कहेंगे, उसे वो वर्ड आया है एथेरोमस से, जिसे फैटी डिपॉजिट या फिर लिपिड डिपोजिशन कहते हैं। जो आमतौर पे सभी लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा फैटी खाना खाना नहीं चाहिए। वो एक्चुअली होता क्या है कि हमारी जो आर्टरीज हैं उसको थोड़ा सा हार्ड करने, जो सॉफ्ट है उसे हार्ड करने के लिए काम करता है। तो फैटी डिपॉजिट है, और आर्टरीज के सेल वॉल को वो बहुत ज्यादा, आर्टरीज की वॉल को बहुत ज्यादा थिक करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लिपिड का डिपोजिशन अगर वहां पे होता जाए, मैं और एक चीज बताता हूँ, जब भी लिपिड का डिपोजिशन ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, उसे निकाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और इसी वजह से एक टर्मिनोलॉजी बाद में इवॉल्व हुई। बाद में इसका मतलब ये हार्ट डिसीजेस या फिर कार्डियक इश्यूज आने के बाद, जिसे कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। सो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब यही होता है कि जो चिकने कंटेंट हमारे ब्लड वेसल के अंदर चिपके हुए हैं, जमा हुए हैं, उसे धीरे धीरे निकाल देना। तो अपना विनय सर, प्रोडक्ट। यस सर। थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करना चाहूंगा। यहाँ पे जी कुछ जी। तो भी इश्यू क्रिएट किया है किसी ने, तो भी तो स्लाइड नहीं दिख रहा है, डिस्प्ले नहीं हो रहा है स्लाइड जो है, आगे की स्लाइड, एक ही स्लाइड दिख रहा है पहला। सो एक ओहो। रिक्वेस्ट है, आप फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करके ट्राई कीजिए प्लीज। श्योर 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 श्योर, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। ओह सॉरी। क्या भी स्क्रीन दिख रही है सर? यस सर।
तो इसके पहले के स्लाइड के बारे में एक बार फिर से बात करें हम। हाँ, मुझे लगता है थोड़ा सा शॉर्ट में, क्यों नहीं। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। तो ये यहाँ तक तो सभी को पता चला, या फास्ट से हम बात करते हैं सबसे पहले से। तो हम ये बात कर रहे थे कि ये जो इस साइड वाली जो डायग्राम है, जहाँ पे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिख रहे हैं, तो अगर हम 1990 की बात करें तो ऑलमोस्ट ये 37.38% डेथ हमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट डिफिशियंसी की वजह से देखने मिल रही थी। 2016 की बात करें तो वो बढ़कर हुई है 62% ऑलमोस्ट। आज की बात करें हम तो वो ऑलमोस्ट 90% के करीब जाती हैं। इसे रिवर्ट करने के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट आपके सामने है जिसका नाम है हिबारिस मोर पावर, और जो हमारे बॉडी को जितनी भी जरूरत है न्यूट्रिशन, वो सभी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाती हैं अपने इस प्रोडक्ट से। दूसरी स्लाइड हमने देखी थी कि यंगर एज के अंदर जो हम ऑलमोस्ट 22 या 25 साल की बात करें, तो यहाँ पे जो डेटा दिया था उस डेटा के अंदर दिया है कि 30 to 69 ईयर, 70 ईयर्स की बात करें हम, तो वर्ल्ड की बात करें तो ऑलमोस्ट 32% डेथ रेट, इन्फेक्शन की रेट नहीं बता रहा हूँ, ये डेथ रेट है थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो कार्डियक अरेस्ट की वजह से होती है। और ऑलमोस्ट जो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हैं जिसके अंदर अलग अलग 3 कैटेगराइज आते हैं। सबसे पहले आता है हार्ट अटैक, उसके बाद आता है कार्डियो अरेस्ट, तीसरा आता है हार्ट फेल, चौथा आता है ब्रेन हेमरेज, उसके बाद आता है ब्रेन स्ट्रोक। तो ये 5 अलग अलग कैटेगरी आती हैं कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस के अंदर। तो उसके अंदर से भी 85% जो डेथ रेट है वो हार्ट अटैक की वजह से एंड स्ट्रोक की वजह से होती है। ठीक है, यहाँ की अगर हम बात करें तो हार्ट रिलेटेड जो डिसीजेस हैं उसका सबसे ज्यादा डेथ रेट 2009 से लेकर 2019 तक का ये गवर्नमेंट का डेटा है, जो ऑलमोस्ट 41% डेथ रेट हार्ट रिलेटेड हो रही हैं। तो फिर से हमने देखा था कि ये एक्चुअली ब्लड क्लॉटिंग होता कैसा है। तो ये जो डायग्राम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर एक नॉर्मल वेसल है, ब्लड वेसल। जब भी हमें डैमेज होता है हमारी बॉडी के अंदर, या फिर कहीं पे कट अगर हुआ है तो वहां से खून बाहर निकलने लगता है। 5 से 10 मिनट तक हार्डली वो खून बाहर निकलता है, तो वो उसे स्टॉप करने के लिए कुछ बॉडी के अंदर मैकेनिज्म होता है, जैसे मेश लाइक नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क को वहां पे बिछाया जाता है और ब्लड जो आरबीसी है उसे बाहर नहीं निकालने देता। इसका मतलब उसे वो क्लॉट करके रख दिया जाता है। जब डैमेज होता है उस तरीके की हम बात कर रहे हैं, मगर यहाँ पे किसी भी तरीके का डैमेज आपको नहीं दिख रहा है, ये नॉर्मल ब्लड वेसल है। अगर नॉर्मल ब्लड वेसल के अंदर भी क्लॉट अगर पाए जाते हैं तो उसे हम सिंपली कहते हैं ब्लड क्लॉट। तो इस ब्लड क्लॉट को 2 अलग अलग तरीके के कैटेगराइजेशन में हम देखते हैं। तो सबसे पहले है थ्रोम्बोसिस, या फिर एक ऐसा जिसे हम कहेंगे थ्रोम्बस, जो ब्लड वेसल जो हमारी होती है उस ब्लड वेसल को आइदर अपर साइड और डाउनवर्ड साइड, लोअर साइड, कहीं पर भी वेसल को अटैच होते हुए अगर क्लॉट है तो उसे हम कहते हैं थ्रोम्बस। दूसरा है एनाबोलस, दैट इज एम्बोलस। एम्बोलस के अंदर अगर हम देखें तो ये जो क्लॉट है इसका छोटा सा हिस्सा कट होकर ये निकल गया है, ये दूसरी कहीं जगह पे जाके इसे क्लॉट फॉर्म करेगा। तो जब मूविंग क्लॉट होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसे हम कहते हैं एम्बोलस। और इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो एक तरीके का कार्डियक इशू हमें देखने मिलता है, जो जो हम बात कर रहे थे अभी, जिसका नाम है एथेरोसोराइसिस। तो हम बात कर रहे थे आर्टेरियोसोराइसिस और एथेरोसोराइसिस, ये 2 कार्डियोवास्कुलर डिसीज के अंदर कैटेगराइज की जाती हैं। तो ये जो है आर्टेरियोसोराइसिस, ये एक्चुअली जो हमारा हार्ट है जो पंपिंग करने का काम करता है, पंपिंग का काम करने का जो तरीका है उसे बंद करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है उसे हम कहते हैं आर्टेरियोसोराइसिस। इसका मतलब हमारे हार्ट को फंक्शनिंग रोल में आने के लिए ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, ऑक्सीजन लगता है, और इसके साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स लगती हैं जो हार्ट को मेंटेन करने का काम किया जाता है। तो हार्ट को, मैं हार्ट के काम की बात कर रहा हूँ, हार्ट को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट लगते हैं वो हार्ट को देने के लिए जो वेसल काम करते हैं उसे हम कहते हैं आर्टरीज। उस वेसल के अंदर उसे निर्माण करने के लिए 3 अलग अलग लेयर काम करते हैं, अपर लेयर, मिडिल लेयर और डाउनर लेयर, लोअर लेयर। तो ये जो मिडिल लेयर है, इस मिडिल लेयर को अगर हम देखें तो उसकी जो थिकनेस है वो बढ़ने लगती है। अगर वो बढ़ने लगे तो होगा क्या, जो न्यूट्रिएंट हार्ट को चाहिए, जो ऑक्सीजन हार्ट को चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसका मतलब हमारा हार्ट काम करना बंद कर देगा। जिसे सिंपली हम कहते हैं हार्ट फेल होना, जो बहुत रेयर केस में होता है। ऑलमोस्ट 1% से भी कम इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने मिलते हैं हार्ट फेल की। तो हम बात कर रहे थे
एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसा कार्डियोवास्कुलर डिसीज है जो बहुत आमतौर पे हमें देखने मिलता है, और इसी के अंडर कैटेगराइज अगर हम देखें तो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक या फिर ये सभी चीजें इस एथेरोस्क्लेरोसिस के डेजिग्नेशन के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्लेग का फॉर्मेशन हुआ है। प्लेग का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम देखते हैं। तो धीरे धीरे ये जो आर्टरी है हमारी, जो ब्लड को सप्लाई करने का काम करती है, ब्लड का सप्लाई, उसको ऑलमोस्ट 80% क्लोज करने का काम किया जाता है इस प्लेग के दौरान, और ब्लड का फ्लो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसे हम कहेंगे हार्ट को डैमेज करना। तो हम बात कर रहे थे एथेरोस्क्लेरोसिस को, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम इसी के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, इसे दो अलग अलग तरीकों के अंदर हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो एथेरो का मतलब होता है सॉफ्ट, या फिर एथेरोमस। एथेरोमस का मतलब होता है हमारी ब्लड वेसल के अंदर फैटी एसिड्स या फिर लिपिड्स या फिर कोलेस्टेरॉल का, जो बैड कोलेस्टेरॉल है, जो हमारी एलडीएल को बढ़ाने लगता है और हार्ट को प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले जो भी लिपिड कंटेंट है, उसे हम फैटी डिपोजिशन कहेंगे। फैटी डिपोजिशन अगर आपके ब्लड वेसल्स के अंदर बढ़ने लगे, तो जो आर्टरी का जो वॉल है, जो उसकी आउटर शेल है, वो थिक होने लगती है। वो अगर मोटी जाड़ी होने लगे तो ब्लड का बहाव ऑटोमेटिकली, लॉजिकली अगर हम देखें तो वो कम होने लगे। और जो सेराइसिस है, उसे उसे हम अगर डायरेक्टली बात करें तो उसे सिनोनिम, उसका जो समानार्थी शब्द है उसे हम कहेंगे हार्डनिंग। हार्ड करने का काम करता है या फिर स्टिफिंग करने का काम करता है। जो लचीलापन हमारे वेसल्स के अंदर होता है, उस लचीलेपन को अगर धीरे धीरे वो लचीलापन कम होने लगे तो उसे हम कहेंगे हमारी वेसल हार्ड होने लगी है। और बहुत हार्ड अगर होने लगे तो आपके अनयूजुअल एक्टिविटी अगर हो जाए, मान के चलिए आपको कभी भी भागने का मौका नहीं मिलता, फिर आप भागते नहीं, और सडनली ऑल ऑफ सडन आप कभी थोड़ा सा भागने लगे या फिर जोर से भागने लगे, तो आपको अंदर से बहुत ज्यादा डैमेज होने लगती है। बिकॉज जो वेसल हैं, आर्टरीज हैं, वो उसका लचीलापन धीरे धीरे कम होने लगा है। इसके भी रीजन हम देखने वाले हैं। लचीलापन अगर कम होने लगा तो उसका जो जरिया, वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होने लगी, तो अनयूजुअल एक्टिविटी से वो ब्रेक भी हो सकती है, ठीक है। आज के डेट में उसके बहुत ज्यादा रीजन हमें या फिर सिम्टम्स बहुत ज्यादा देखने मिल रहे हैं। तो आइए बात करते हैं एक्चुअली ये इसका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है, क्या होता है। तो सबसे पहले एथेरोस्क्लेरोसिस, इसके जो इफेक्ट है, ये अफेक्ट करता है मीडियम एंड लार्ज, मीडियम एंड लार्ज ये वेसल्स को। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये पहला लेयर है, ये दूसरा लेयर है, और ये तीसरा लेयर है। हार्ट फेल के बारे में हमने क्या कहा, ये जो सेंटर वाला लेयर है, बीच का लेयर, ये अगर बढ़ने लगे, थिक होने लगे, हार्ड होने लगे, तो हार्ट फेल होने के चांसेस हैं। हम बात कर रहे हैं एथेरोस्क्लेरोसिस कहाँ पे काम करता है, मीडियम एंड लार्ज, ये सेकंड वाला और ये पहले वाला, इन दोनों के अंदर ये काम करने लगता है। थोड़ा सा इसे हम अंदर जाके अगर बात करें तो ये होगा पहला, जो सबसे इंटीरियर है, ये होगा सेंटर वाला, और ये होगा सबसे लास्ट। तो जो सबसे इनर है उसे हम कहेंगे फर्स्ट नंबर, जो सेंटर में है उसे हम कहेंगे सेकंड, और जो लास्ट है उसे हम कहेंगे थर्ड। तो मीडियम एंड लार्ज के अंदर ये काम करने लगता है। एक्चुअली होता क्या है, जब भी मीडियम एंड लार्ज की आर्टरी की अगर हम बात करें, तो एथेरोस्क्लेरोसिस होता किस वजह से है, इन्फ्लेमेशन की वजह से। इन्फ्लेमेशन को हम बात करते हैं सूजन। जब भी डैमेज होने लगता है तो 5 से 10 मिनट के भीतर हमारे बॉडी का जो भी हिस्सा डैमेज हुआ है वहां पे हमें इन्फ्लेमेशन देखने मिलता है, वहां पे थोड़ी सी सूजन हमें देखने मिलती है। चाहे वो हाथ की बात करें, पैर की बात करें, कहीं की बात करें, कहीं पर भी अगर डैमेज होता है तो सबसे पहले सूजन वहां पे देखने मिलती है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जो वेसल्स है, ब्लड वेसल है, वो रप्चर होती हैं, वो कट होती हैं, उसे डैमेज पहुंचता है। और जो अभी हम देख रहे थे इसके पहले के स्लाइड के अंदर, जो क्लॉट किस तरीके से मेश लाइक नेटवर्क बनता है और क्लॉट एक बबल कैसे फॉर्म होता है, तो वहां पे बबल ही फॉर्म होता है, उसे हम सिंपली कहते हैं इन्फ्लेमेशन या फिर सूजन। और दूसरा रीजन है वहां पे जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम है वो एक्टिवेट होने लगती है। जैसे ही आपकी इम्यूनिटी एक्टिवेट होने लगी, इन्फ्लेमेशन आपको देखने मिलता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सबसे मेन रीजन है एथेरोस्क्लेरोसिस का, डैमेज होने के बाद ये चीज होने लगती है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि डैमेज होने के बाद आपको हार्ट रिलेटेड समस्या आने लगती है, नॉट, दैट इज नॉट ट्रू। इसे रिवर्ट भी किया जा सकता है, रिवर्ट भी होता है, आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम देखते हैं। तो एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन अभी बात कर रहे थे। तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही इनर सेल है, यहाँ पे ये जो येलो पार्ट है, इसे हम थोड़ा सा फ्रैगमेंट में देखते हैं, इतना थोड़ा सा बात, इतने इतने ही बात करेंगे हम। तो ये जो
थिंग आपको यहाँ पे दिख रही है, ये है लिपिड डिपोजिशन। लिपिड का मतलब होता है हाइयर अमाउंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ऑयल जब भी आप परचेस करते हैं तो उस ऑयल के सैशेट पैकेट या फिर जो भी आप कंटेंट लेते हैं उसके पीछे देखिएगा कॉम्पोजिशन में, अगर वहां पे पूफा और मुफा एंड ट्रांसफैट जीरो है, वही ऑयल यूज करते जाइए। पूफा पूफा का मतलब होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मुफा का मतलब होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और तीसरा होता है ट्रांस फैट। जो ट्रांस फैट है वो जीरो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो उसका अगर कॉन्सेंट्रेशन आपको देखने मिल रहा है, इसका मतलब आने वाले दिनों के अंदर अगर आप वही ऑयल यूज करते हैं तो आपको हार्ट रिलेटेड समस्याएं देखने मिल सकती हैं। तो वो किस तरीके से होता है, वो जो लिपिड है वो लिपिड यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड, जो हम यहाँ बता रहे थे फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में यहाँ पे धीरे धीरे वो डिपॉजिट होने लगते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा अमाउंट में देखने मिलता है, और ये हमारी जो आर्टरी है वो आर्टरी यहाँ पे हमेशा के लिए डैमेज होने लगती है। और जब भी लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन छोटे अमाउंट से ज्यादा अमाउंट में देखने मिले, इसका मतलब हमारे ब्लड वेसल्स मान के चलिए इतनी बड़ी है, और इतने बड़े वेसल्स के यहाँ पे एक छोटे से हिस्से में अगर क्लॉट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर वो 3/4 कंडीशन में अगर क्लॉट होने लगे हैं या फिर लिपिड का डिपोजिशन हुआ है तो उसे हम थोड़ा सा सीवियर कहते हैं, और उस पर्टिकुलर कंटेंट को हम कहते हैं प्लेक। अगर हम इम्यूनोलॉजी की बात करें तो जब भी वायरल पार्टिकल बॉडी के अंदर आते हैं तो वो व्हाइट पैचेस हमारे इम्यूनिटी सेल्स के अंदर तैयार करते हैं, हमारे वेजिटेटिव सेल्स के अंदर, जिसे हम प्लेक कहते हैं। तो यहाँ पे वेसल के अंदर का प्लेक का मतलब क्या होगा, फैटी एसिड का डिपोजिशन एक ऐसी मात्रा में है जो ऑलमोस्ट 2/3 है, ठीक है। तो 75% भरा हुआ है बाय द लिपिड, जिसे हम कहते हैं प्लैक्स। तो हम बात करते हैं आगे। तो अभी सिरोसिस में सबसे पहला जो आता है वो है स्टिफनिंग, स्टिफनिंग ऑफ आर्टरी वॉल। स्टिफनिंग का मतलब होता है हार्डनेस। जो आपकी आर्टरी है, जो रक्त वाहिनी जिसे हम कहते हैं, जो खून का सर्कुलेशन करती हैं, वहाँ की वो जो वेसल हैं वो अगर हार्ड होने लगे, वो अगर थिक होने लगे, जाड़ी होने लगे, तो उसके क्या क्या रीजंस देखने मिलते हैं। तो जैसे ही वो हार्ड होने लगे, एक तो हमने देखा कि यहाँ पे प्लेक्स प्रेजेंट है। प्लेग प्रेजेंट होने की वजह से खून का बहाव पहले इतना ज्यादा था जो इस डायरेक्शन में बह रहा है, ऐसा हम अगर मान के चलें, तो यहाँ पे वो प्रेशर देने का काम करेगा, और प्रेशर की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेशन वहां पे लिपिड का कम ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत इसकी घनत्व बहुत ज्यादा, यहाँ पे कम है। तो एक तो ऊपर से ये प्रेशर देने का काम करेगा लिपिड थिकनेस बढ़ाने के लिए, उसकी जाड़ी बढ़ाने के लिए, और आपको खून का बहाव इसको और प्रेशर देने का काम करेगा, जिसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। बोलते हैं ना कि टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेने की बात नहीं है, टेंशन ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी के अंदर मिल रहा है, जिसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। दैट इज नॉट अ वन काइंड ऑफ टेंशन। ये टेंशन हम बात कर रहे हैं हमारे ब्लड फ्लो की। तो हमारे ब्लड फ्लो जो एक सीमित अमाउंट में जाना चाहिए, हमारे पानी के पाइप को अगर हम सामने से अगर उंगली लगा दे तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है। सिमिलर वे में यहाँ पे काम हो रहा है, आपका जो ब्लड का फ्लो है वो फ्लो धीरे से एक जगह पे अटक जा रहा है, और जहां से पैसेज मिल रहा है, जहां से जगह मिल रही है, वो इतनी ज्यादा फोर्सफुली आगे बढ़ रहा है। के अंदर हम देख रहे हैं जिसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। और आपकी जो सेल वॉल है, सॉरी, जो आर्टरिकल वॉल है, वो वॉल उसे रेजिस्ट करने का काम कर रही है। दैट इज द फर्स्ट थिंग ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। जो पहला काम होता है वो होता है हमारी जो ब्लड वेसल है, उस ब्लड वेसल्स को ठीक करने का, उसे जाड़ा करने का, उसे हार्डनेस देने का काम, जिसका लचीलापन कम होने का सबसे पहला रीजन होता है। दूसरा होता है यहाँ पे स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब होता है जो पेन होता है ना, आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक होने से पहले थोड़ा सा सीने में दर्द होने लगता है। वो आने वाले स्लाइड के अंदर हम देखने वाले हैं कि एक डायग्राम बहुत अच्छी है, वहाँ पे बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। तो ये आप गूगल पे भी देख सकते हैं। एंजीना एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा सिस्टम है, अगर आप आपके बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करते हैं, या फिर आपको समझ में आ रहा है कि बुखार अगर आपको आई है तो किस वजह से आई है। एक छोटा सा किस्सा यहाँ पे बताना चाहता हूँ। मेरे एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने मुझे ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाया है। एक प्रैक्टिकल के दौरान हम बात करते बैठे थे हमारे लेबोरेटरी के अंदर, तो मैंने उनको कहा कि सर आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है।
तो उन्होंने 2 मिनट तो मुझे बात नहीं की। मैं बोला यार क्या हुआ? 10 मिनट के बाद उन्होंने मुझे बताया कि 8 दिन पहले उनके लाइफ में क्या हुआ, 8 दिन पहले उन्होंने क्या किया था, उसके अंदर क्या खाया था, उसके अंदर क्या था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते, क्या इट मे पॉसिबल कि क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे और इस वजह से ये चीज हुई होगी। तो कैन यू बिलीव, अगर आप आपके बॉडी को थोड़ा सा गवर्न करने लगो ना, और मैं जरूर चाहूंगा कि आप सभी लोग, ये तो हमारी बॉडी है, हम हैं तो ही सभी चीजें हैं, तो आपके बॉडी का अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान देने लगे ना तो आपको ये चीजें बहुत जल्दी समझ में आती है। तो एंजीना एक ऐसी कंडीशन आती है जो हार्ट वाले पेशेंट को पहले से पता चलता है कि मुझे हार्ट अटैक आने की संभावना है। ठीक है, एक डायग्राम आने वाली स्लाइड के अंदर है जहां पे हम देखने वाले हैं कि ये क्या होता है। एंजिना इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ पेन, एक दर्द है जो हमारे हार्ट के अंदर होता है, उस दर्द से हमें पता चलता है कि क्या होगा। एक्चुअली ये दर्द कुछ बुक्स में ऐसा दिया है कि वो शोल्डर तक आता है, और कुछ अच्छे ऑथर्स जो फॉरन करते हैं उनके बुक्स में दिया है कि वो एक्चुअली हमारे लेफ्ट हैंड के फिंगर्स तक हमें देखने मिलता है वो दर्द। अगर ये दर्द आपको हो रहा है तो ये इट मे पॉसिबल कि ये एक तरीके का आपको एक अलार्म की तरह काम करता है। तो तीसरी बात करें तो प्लेक रप्चर। तो ये जो प्लेक थे, ये जो लिपिड बाइलेयर सॉरी लिपिड लेयर्स के जो अनवांटेड कंटेंट हमारे वेसल के अंदर जमा थे, जिसकी वजह से खून के बहाव में हमें तकलीफ आ रही थी, उसका छोटा सा हिस्सा टूट जाता है और वो कहीं और जाके अटक जाता है। अगर गौर कीजिए, ये हिस्सा यहीं पर अगर अटक जाएगा तो क्या होगा? यह हिस्सा अगर इस तरीके से निकल जाएगा तो ठीक है, मगर ये थोड़ा सा इस तरीके का है और वो थोड़ा सा खड़ा हो गया, थोड़ा उसकी उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, और अगर यहाँ पे अटक गया तो क्या होगा? ये जो खून का बहाव है वो तो 100% खत्म हो गया। तो जिसे हम कहते हैं प्लेक रप्चर, दैट इज ACS, एक तरीके का एक्यूट क्रॉनिक सिंड्रोम। एक्यूट का मतलब होता है बहुत पुराना, क्रॉनिक का मतलब होता है बहुत सीवियर, और वो एक तरीके का सिंड्रोम है। और अगर ये चीज हो गई तो इसे किसी भी तरीके से रिवर्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत अच्छे खासे आपको मशक्कत करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे हमने बताया कि ये एक्चुअली होता क्यों है, इसके रीजंस। तो यहाँ पे मैं रीजन लिखना भूल गया, तो यहाँ पे रीजन है। तो इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं? सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया और सबसे ऑलमोस्ट 100% लोगों को जो रीजन है वो है लॉन्ग पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। सुहास सर की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 16 से 17 घंटे वो लैपटॉप के ऊपर काम करते हैं। मेरी बात करें तो मैं लेबोरेटरी के अंदर बैठ के ही काम करता हूँ, लैपटॉप के ऊपर बैठ के काम करता हूँ। आप में से बहुत लोग मीटिंग्स लेते हैं, बैठ के लेते हैं, काम करते बैठ के लेते हैं। लॉन्गर ड्यूरेशन अगर आप इनएक्टिव हो, बॉडी का फिजिकल कोई काम हो नहीं रहा है, तो आपको 99% चांसेस है कि आपको एक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम हो सकते हैं। बिकॉज आज के खाने पीने के अंदर वो न्यूट्रिशनल क्वालिटी नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम हिबारिज मोर और खा रहे हैं तो खाना नहीं खाना चाहिए, खाना तो हम खाते ही हैं। वी आर लीडर्स, हम बिजनेस के अंदर काम करते हैं, इसका मतलब हम डेफिनाइट अमाउंट में इतना ही खाना है या फिर यही खाना खाना है, ये हमसे पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे अनवांटेड कंटेंट जा रहा है जो ना चाहते हुए भी हम खा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बॉडी के अंदर जा रहा है, तो हमारी बॉडी जिसे बाहर तो नहीं निकाल सकती, वो हमारी बॉडी के अंदर जो चीज होनी है वो तो हो तो ही जाएगी। तो बेस्ट थिंग क्या है, आप अगर आधे घंटे के बाद या फिर 1 घंटे के बाद 1-2 मिनट की वॉक और आधा घूंट पानी या फिर आधा ग्लास पानी अगर आप पीते जाएं तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स कभी हो नहीं सकती। बिकॉज हार्ट को प्रिवेंट करने के लिए जो भी कंडीशंस, जो भी इंग्रेडिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स लगते हैं वो 100% हिबारिज मोर पावर के अंदर हैं। तो जो रिस्क फैक्टर है, उस रिस्क फैक्टर को अगर हम देखें तो इसे 2 तरीके के कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो नॉन मॉडिफाइबल, और राइट साइड की बात करें तो मॉडिफाइबल, जिसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाई इसका मतलब है कि इसे किसी भी तरीके से इसके ऊपर हमारा कोई वश नहीं है, इसे हम किसी भी तरीके से रिवर्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ओल्डर एज बढ़ जाए तो एज को तो कम कर नहीं सकते हम। और जस्ट मोमेंट, एक सेकेंड। तो एज को तो हम कम कर नहीं सकते। दूसरा है फैमिली हिस्ट्री। सो दिस इज क्वाइट शॉकिंग। मेरे हिसाब से जो हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं वो हेरिडिटरी नहीं होनी चाहिए, बट ओके, इट मे पॉसिबल कि अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उसे भी हम रिवर्ट नहीं कर सकते। और सबसे शॉकिंग चीज है, अगर आप मेल हैं, अगर आप पुरुष हैं तो आपको इसके चांसेस
कंपेरेटिव टू मेल ज्यादा अमाउंट में देखने मिलती है। आप अगर न्यूज़ देखते हैं, आप अगर थोड़ा सा साइंस से बिलोंग करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये पिछले साल की अगर हम बात करें, जितने भी कार्डियक अरेस्ट हुए हैं, हार्ट रेट इश्यूज आई हैं, जिनकी डेथ हुई है, उनमें से 80 to 85% मेल्स हैं और रिमेनिंग फीमेल्स आपको देखने मिलती हैं। तो मॉडिफिकेशन अगर करना है, मॉडिफाइबल अगर है, तो उसके अंदर आप कर सकते हैं स्मोकिंग को क्विट, अल्कोहल को क्विट कर सकते हैं, पुअर डाइट जिसके अंदर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी के अंदर 1% भी काम नहीं करती, वेजिटेबल्स आप नहीं खाते हैं, सीजनल फ्रूट्स आप नहीं खाते हैं। अभी ये सीजन है जहाँ पे आपको अमरूद अमरूद खाने का बहुत अच्छा सीजन ये है, खाना चाहिए। अमरूद, पूरा अमरूद एक इंसान ने अगर खा रहा है तो पूरा अमरूद उसने खाना चाहिए, उसे अगर काट के आप डिस्ट्रीब्यूट करके खा रहे तो ऐसा मत खाइए। उसके लिए भी कोई एक साइंटिफिक रीजन के पीछे है, अगर कभी मौका मिले तो उसके ऊपर हम बात करें। तो ये जरूर जान लीजिए, अगर आप खा रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं, और डेफिनेटली खाइए। विटामिन सी अगर आप डेली बेसिस पे लेते हैं, आपको बहुत ज्यादा खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार आया है, ऐसे में हम खट्टा खाना छोड़ देते हैं, अवॉइड करते हैं कि नहीं उससे बढ़ जाएगा। विटामिन सी का सेवन उस कंडीशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी मौका मिले तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो खाने की चीजों के अंदर जंक फ्रूट्स आने चाहिए, वेजिटेबल्स आनी चाहिए। तो जंक फूड्स बहुत कम खाइए, जो पूर डाइट के हिसाब से काम करता है। एक्सरसाइज, दैट इज लोअर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं है, दैट इज अ कंडीशन, जिस वजह से भी ये चीजें होती हैं। ओबेसिटी, मोटापा बहुत ज्यादा है, पुअर स्लीप, ये तो हर चीज का एक कारण है, पुअर स्लीप। आपको अगर नींद अच्छी नहीं आती है तो आपको अनगिनत डिसीज का सामना करना पड़ सकता है, अनगिनत डिसीजों का सामना करना पड़ सकता है ड्यू टू स्लीपिंगनेस। आपको स्लीप, आप नींद नहीं आती। अगर हम रात देखें, जो कार्डियक रिदम जो बॉडी की जो नेचर ने बनाई गई है, रात को 10 से लेकर सुबह 4 बजे तक का जो ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन के अंदर हमारी हीलिंग कैपेसिटी बहुत शानदार तरीके से काम करती है। आप 12 बजे सो रहे हैं तो आपकी जो बॉडी की नेचुरल हीलिंग हीलिंग करने की जो प्रोसेस है वो 2 घंटे खत्म हो गई। आप रात के 1 बजे सो रहे हो तो 3 घंटे खत्म हो गए, 2 बजे सो रहे हो तो 4 घंटे खत्म हो गए। आप सोचिए, आप रोज अगर देर से सो रहे हैं तो आपकी बॉडी कैसे हील हो पाएगी? आप कुछ भी खाइए, आप कुछ भी पीजिए, कुछ भी करिए, आपकी जो नेचुरल सिस्टम है वो किस तरीके से बूस्ट हो पाएगी? ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। और नॉट एट लीस्ट, जो सबसे लास्ट में है, वो है स्ट्रेस, जो आमतौर पे आज के डेट में हमें देखने मिलता है। तो मेडिकल कॉमर्ट की अगर बात करें, मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात करें, तो किन किन पर्सन को ये हो सकता है, तो सबसे पहले है हायर रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, जो केयरफुली मैनेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो लोग डायबिटीज पेशेंट है, चाहे डायबिटीज टाइप 1 हो चाहे डायबिटीज टाइप 2 हो, उन पेशेंट के अंदर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की शक्यता या फिर चांसेस बहुत ज़्यादा है। मुझे बताने में बहुत गर्व महसूस होता है कि जो मोर हेल्थ केयर, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ से और एक प्रोडक्ट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो 100% काम करता है डायबिटीज़ के ऊपर। और चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, टाइप 2 की अगर हम बात करें तो इट मे पॉसिबल कि रिवर्टिबल है, टाइप 1 की बात करें दिस इज नॉट रिवर्टिबल, बट हम उसे श्योर एश्योर्ड उसे हम कंट्रोल रख पाएंगे विद दैट प्रोडक्ट। तीसरा रीजन है हाइपरटेंशन। उसके बाद जिनकी क्रॉनिक किडनी डिसीजेस है, किडनी रिलेटेड जिनको भी प्रॉब्लम्स है, उनको भी हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। आपने आपके टीम के अंदर कितने लोगों को, कितने पेशेंट्स को बार मोर पावर रिकमेंड किया है, किस वजह से किया है? बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि आप में से सभी लोगों से मेरी 1-2 बार बात हुई है किसी न किसी रीजन की वजह से। तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर किडनी रिलेटेड पेशेंट को आप कह रहे हैं तो उनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, सर्कुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप ये जरूर उनको बताइएगा, वारिस मोर पावर का सेवन करने से सर्कुलेशन प्रोसेस अच्छी तरीके से मेंटेन हो पाएगी। सर्कुलेशन अगर ठीक से मेंटेन हो पाएगा, हार्ट को जो भी इंग्रेडिएंट लगते हैं, जो भी न्यूट्रिशंस लगती हैं, वो सभी न्यूट्रिशंस अपने प्रोडक्ट से ठीक से काम करती हैं। और इन लास्ट इन्फ्लामेटरी कंडीशंस, अगर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस अगर है, तो उनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के चांसेस अगर आ जाएं तो आपको फिर से सोराइसिस के चांसेस हो सकते हैं। तो बात करते हैं अभी हम जो रीजंस है क्या क्या हो सकता है कार्डियक की वजह से। तो सबसे पहले हमने बात किया था
एंजीना एक इस तरीके का पेन जो एक अलार्म की तरह काम करेगा, आपके बॉडी को अलार्म देने का काम करेगा। उसके बाद आइस्मिक अटैक्स, ये एक ट्रांजिएंट अटैक ऐसा है जहाँ पे हम बताते हैं कि ब्रेन ऑटोमेटिकली उनका काम करना बंद करता है, या फिर एक एक तरीके का मिर्गी का दौरा भी हम बता सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली दैट, एक एक आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। ब्रेन स्ट्रोक, जहाँ पे ब्रेन का फंक्शनिंग ही कम होने लगता है, ब्रेन का फंक्शनिंग काम ही नहीं करता। उसके बाद जो सर बता रहे थे MI, जो बहुत शानदार तरीके से सर ने उसके बारे में रिपोर्ट हमें बताई थी, दैट इज अ माइक्रोरियल इंफ्रैक्शन, जो हार्ट रिलेटेड हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यंगर जनरेशन में, जो हमारी एज की जनरेशन है, जो लगभग 30 साल की या फिर 40 साल की इन बिटवीन रेंज कर रहे हैं, तो उनको EMI का बहुत ज्यादा सीरियसनेस या फिर सेवियरनेस है। उसके बाद क्रॉनिक मीजोगेटिक, दैट इज अ किडनी रिलेटेड या फिर एपेटाइट रिलेटेड, मेटाबॉलिज्म रिलेटेड, पेरिफेरल वास्कुलर डिसीजेस, दैट इज ब्लड वेसल रिलेटेड, या फिर कमर के नीचे का जितना भी पैरों वाला हिस्सा है उस हिस्से में सूजन आना, वो भी एक तरीके का कार्डियो रिलेटेड या फिर हार्ट रिलेटेड समस्याएं आ सकती है। तो प्रिवेंशन हम किस तरीके से कर सकते हैं? दो तरीके के प्रिवेंशन यहाँ पे बताएं। सबसे पहले प्राइमरी प्रिवेंशन और दूसरा है सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन प्रिवेंशन का मतलब ऐसा होता है ऐसे पेशेंट जिनके अंदर अब तक किसी भी तरीके के हार्ट रिलेटेड समस्या उनको नहीं हुई है, उनके अंदर प्रिवेंशन की बात करें तो दैट इज प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो ऐसे पर्सन जिनको कभी कभार हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आए हैं, या फिर उनका कभी टूड़ी को या फिर जो ECG है उसके अंदर कभी गड़बड़ हमें देखने मिली, या फिर फर्स्ट या फिर माइल्ड अटैक अगर आकर गया है, उन लोगों की अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो वो आते हैं टाइप 2 या फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। तो प्रिवेंशन अगेंस्ट कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस पेशेंट विदाउट इन, तो ये प्राइमरी। और मुझे बताने में बहुत अच्छा लगेगा कि जो यंगर जनरेशन है वो अगर कंटिन्यूअसली ही स्मोर पावर का सेवन अगर करते रहें तो वो हमेशा ही प्रिवेंशन के मेजरमेंट में इसी कंडीशन के अंदर जाएंगे, वो कभी भी इस कंडीशन में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, जिसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज खा रहे हैं, किसी भी तरीके का खाना खा रहे हैं और डेली बेसिस पे 2 से 2.5 ग्राम अगर हिवारस मोर पावर खा रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कभी ये शिकायत नहीं हो सकती। बाय डिफॉल्ट आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो नॉर्मल पीपल के अंदर जो चांसेस बढ़ते हैं वो चांसेस तो अपने प्रोडक्ट से 0 हो जाएंगे। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर का जो आफ्टर, इसका मतलब आपको हार्ट अटैक आकर गया है या फिर एंजिना, या इसका मतलब पेन बहुत बार आपको आकर गया है, जो जैसे हम बताते हैं कि हाथ के अंदर थोड़ा सा झुंझुनाहट होने लगी है, जो काम नहीं कर रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसके अंदर सेंसेस हैं, आधे एक घंटे के बाद फिर से वो नॉर्मल होने लगता है, ये अगर आप चीज़ें हैं तो इसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर कंसिडर करते हैं। तो जो रिस्क फैक्टर है जो हमने बताया था कि इसको तो आपको करना ही है। उसके बाद अगर हम बात करें साइड इफेक्ट ऑफ, ये एक स्टैटिन से एक तरीके की एलोपैथिक मेडिकेशन है जो आमतौर पे सभी हार्ट रिलेटेड पेशेंट्स को दी जाती हैं, जो माइल्ड सिम्टम्स की अगर हम बात करें, अगर सेवियर है तो इसके डोसेज भी बढ़ते हैं और कुछ अलग तरीके के मेडिकेशंस भी देखने मिलती हैं। तो सबसे पहले मसल पेन और वीकनेस आपको इस मेडिकेशन की वजह से होती है। दूसरा है क्रिएटिनिन काइनेज, जो बाय प्रोडक्ट होता है हमारे बॉडी के अंदर, जो क्रिएटिनिन का प्रोडक्शन होता है उस क्रिएटिनिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगना। उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज, जो मैंने बताया था कि वो लाइफस्टाइल ओरिएंटेड है, हार्ट रिलेटेड समस्याएं थी, आपने मेडिकेशन लिया, उस मेडिकेशन का साइड इफेक्ट का क्या हुआ, आपको डायबिटीज हुआ। ठीक है, दैट इज टाइप 2 डायबिटीज। उसके उसके बाद हमने बताया कि यहाँ पे एक हेमरेज स्ट्रोक, जो हमारे ब्रेन के अंदर जो हेमरेज होता है, ब्रेन हेमरेज की अगर हम बात करें तो दैट इज वन काइंड ऑफ वेरी रेयर कंडीशन। तो इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इफेक्ट देखते हैं अब क्या क्या होगा। यहाँ पे हमने बताया था कि एंजीना जो एक टेम्पररी पेन होता है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, तो एक ऐसा हिस्सा हमारे बॉडी का जहाँ पे पंपिंग की जाती है इस वाले हिस्से में, तो वहां पे पेन अगर होने लगे, जहाँ पे आपके रिब्स है ना, ये जो हड्डियां हैं चेस्ट की, जो रिब्स हैं, सबसे लास्ट वाला रिब जो होता है, वहां अगर अंदर आपको पेन होने लगे तो एक, इसका मतलब ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पेन हो रहा है इसका मतलब साइकोलॉजिकली ये मत सोचिएगा कि मुझे हार्ट रिलेटेड समस्या शुरू होने लगी है, दैट इज नॉट पॉसिबल। एक थोड़ा सा अगर आप आपके बॉडी को ध्यान देने लगो तो एक समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पेन होने लगता है, दैट इज बहुत ऐसा सीना आपका तना हुआ लगेगा, आपको कुछ भी करके आपको इसे रिलैक्स आप नहीं कर पा रहे हो, तो उसे हम कहते हैं एंजिना, जो एक तरीके का स्टीफन या फिर बहुत ज्यादा तनावपूर्ण कंडीशन होती है हमारे हार्ट के लिए।
और ये तो हो गया सबसे पहला इफेक्ट जो हार्ट रिलेटेड समस्याओं की बात करें। दूसरा है हार्ट अटैक, जिसे हम माइक्रोडियल इंफ्रैक्शन भी बताते हैं, या फिर रिपोर्ट के अंदर बात करें तो कैपिटल एम कैपिटल आई भी देखते हैं, इसका मतलब हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक की बात करें हम, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा हिस्सा जो हमारे हार्ट को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन देने का काम करती है। तो वहां पे अगर क्लॉट होने लगे तो हार्ट का काम धीरे धीरे कम होने लगता है, पंपिंग कैपेसिटी कम होने लगती है, हाइयर ब्लड प्रेशर के चांसेस आपको देखने मिलती हैं। दैट इज 100% ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कम होना। कभी ऐसा भी आपने देखा होगा कि आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन करके आए हैं, वर्कआउट आपने बहुत ज़्यादा किया है, या फिर आप बहुत ज़्यादा दौड़ के आए हैं, भाग कर आए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डांस आपने किया है, आपको प्यास लगी है और आप 2 मिनट के भीतर 1 लीटर पानी अगर पी रहे हैं, तो आपके पंपिंग रेट, आपके हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, एक चीज आप सभी लोगों को बताना है मुझे कि ऐसा आपको कभी भी लगता होगा, हम भी हमेशा बताते हैं कि जब भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होता है तो हम बताते हैं कि एलोपैथिक मेडिकेशन से वो 120 के ऊपर जाता है, अपने प्रोडक्ट से 110 के ऊपर नहीं जाएगा। आप जब भी दौड़ के आते हैं 5 मिनट दौड़ के आइएगा, वो 150 के ऊपर आता है। ठीक है, तो कभी भी घबराइएगा मत। शुगर की भी अगर हम बात करें तो कभी शुगर आपकी 400 450 500 गई है, आपको डरना नहीं है कि यार मुझे बहुत इतनी शुगर है, मैं कैसे, भगवान की कृपा है मुझ पर कि मैं जिंदा हूँ, ऐसा नहीं है। कभी भी आपको सरप्राइजिंग कोई चीज अगर लगे, किसी ने आपको अगर पीछे जाके डरा दिया, तो आपकी पल्स रेट बढ़ती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट बीट बढ़ती है, आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। तो ये आपके बॉडी की एक नेचुरल कैपेसिटी है कि वो कभी कभी ये लेवल को अटेंड कर पाती हैं। अगर ये हमेशा से ऐसे ही हो रहा है तो हम बता सकते हैं कि हाँ, दिस इज वन काइंड ऑफ डिसीज या फिर डिसऑर्डर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि जब हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, तो इस कंडीशन में पानी जब भी आप पीते हैं तो पहले 2 से 3 मिनट तक तो पानी नहीं पीना है। थोड़े से गहरे गहरे सांसें लेना चाहिए, जहां आपकी जो इनहेलिंग कैपेसिटी है, जो ऑक्सीजन लेवल आपको लगना है, वो ऑक्सीजन की फुलफिलमेंट सबसे पहले हार्ट को हो। उसके बाद 2 मिनट के बाद आप फिर धीरे धीरे पानी पी सकते हैं। अगर किसी ने इस कंडीशन में बहुत जल्दी अगर पानी ले लिया तो 80 to 90% चांसेस कार्डियक अरेस्ट होने के लगते हैं, बिकॉज आपका एक तो पंपिंग रेट बहुत ज्यादा बना हुआ है, नॉर्मल कैपेसिटी से आपका हार्ट 1000 टाइम्स ज्यादा काम कर रहा है, और आपने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इतना ढेर सारा पानी दे दिया, मुझे आपके खून को आपने डायल्यूट कर दिया, तो वो और प्रेशराइज कंडीशन में देने लगेगा, तो वो हैंग हो जाएगा, उसको काम करने का जो जो उसका जो रोटेशन है, उस रोटेशन में टेक्निकल चीजें आ सकती है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। और सबसे लास्ट में अगर हम बात करें, दैट इज हार्ट फेलियर, दैट इज इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप ब्लड प्रॉपरली। ये एक नॉर्मल हार्ट है हमारा, जहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ से खून आ रहा है और यहाँ से इधर से जा रहा है। ठीक है, यहाँ डंप हो रहा है और यहाँ से बाहर जा रहा है। यहाँ तो डंप तो हो ही रहा है, आप देख रहे हैं ये जो है यहाँ पे डंप हो रहा है, बहुत ज्यादा खून यहाँ पे डंप हुआ है, मगर यहाँ से खून बाहर ही नहीं जा पा रहा, बहुत कम अमाउंट में जा रहा है। यहाँ पे जितना थिकनेस आप देख रहे हैं, उतनी थिकनेस यहाँ पे नहीं है। तो जो ब्लड फ्लो है वो धीरे 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 जा रहा है, इसका मतलब पंपिंग कैपेसिटी कम होने लगी है, दैट इज हार्ट फेल। और लास्टली बात करें जो रेयर कंडीशन है, दैट इज ब्रेन स्ट्रोक। आपके ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल है उसके अंदर अगर ये क्लॉट हो जाए तो खून का बहाव ठीक से नहीं होगा, जिसे हम कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक। और यहाँ पे अगर रप्चर हो गया, यहाँ पे सपोज रप्चर होगा, तो ये खून बाहर आके यहाँ पे क्लॉट होगा, आपके ब्रेन के अंदर नहीं, ब्रेन के बाहर, मगर हमारे स्केलेटन के अंदर, जिसे हम कहते हैं ब्रेन हेमरेज। जो खून अंदर पड़ा है, जिसे हम बाहर इंजेक्शन से निकाल भी नहीं सकते, तो ऑटोमेटिकली डिजोल्व होता है। और अगर वो क्लॉट बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं तो मान के चलिए, तो यहाँ पे इतना हमारा स्केलेटल है और यहाँ पे खून इतना जमा हुआ है, तो वो स्पेस तो बढ़ नहीं सकती, स्पेस तो उतनी ही है हमारी स्केलेटल में। तो हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में लिपिड से बना हुआ है। ठीक है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। तो अगर क्लॉट वहां पे बनने लगे तो वो क्लॉट हमारे ब्रेन को थोड़ा सा पुश करते हैं और अपना कंसंट्रेशन वहां पे बढ़ाते हैं। तो जहां पर भी क्लॉट है जो ब्रेन को पुश कर रहे हैं, तो उतना ब्रेन का हिस्सा काम नहीं करता। और इसी वजह से 99.99% केसेस में जब भी ब्रेन हेमरेज होता है तो पैरालिसिस होने के चांसेस 99% होती है, बिकॉज
क्लॉट वहां पे है और वो अपनी जगह कैसे बनाएगा, अपने ब्रेन को थोड़ा पुश करके, इसका मतलब बहुत ज्यादा नहीं, छोटा सा हिस्सा। तो जहां पर भी वो पुश कर रहा है वो ब्रेन का हिस्सा काम नहीं कर पाता, तो ये पैरालिटिकल कंडीशन हमें देखने मिलती है। अपना प्रोडक्ट उसके अंदर भी बहुत शानदार तरीके से काम करता है। जो क्लॉट्स हैं, जो मैंने बताया था कि क्लॉटिंग को निकालने में सक्षम है अपना प्रोडक्ट, अगर क्लॉट ठीक तरीके से निकाल दिया जाएगा तो वो जो ब्रेन वहां पे काम नहीं कर रहा था, अगर क्लॉट नहीं है तो ब्रेन फिर से काम करने लगेगा, तो आपकी पैरालिटिकल कंडीशन ऑटोमेटिकली कम होने लगती है। तो आइए बात करते हैं। आई होप अब तक आपको ये समझ में आ चुका होगा कि हार्ट रिलेटेड किस तरीके से, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लगभग 2 से 3 दिन लगेंगे अगर हम डेली 3 से 4 घंटे इसकी बात करने लगे, तो ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन लगेंगे हमें पूरे हार्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। तो मैंने बहुत कॉम्प्रेस कंडीशन में ये प्रयास किया है। आई होप मैं उसके अंदर थोड़ा सा कामयाबी रहा। तो आइए अपने प्रोडक्ट के अंदर बात करें क्या क्या चीजें हैं। तो ये है इलायची, दैट इज ग्रीन इलायची। ये है हमारा, आई थिंक यहाँ पे हमें लिखा हुआ है, ये अर्जुन छाल है सबसे पहले। दूसरा है ये काकनशा, काकनसा। ये है हमारी दालचीनी, ये है हमारा अदरक, और ये है हमारा अकरकरा। तो आइए बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले अर्जुन छाल जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे बॉडी के अंदर हार्ट को प्रिवेंशन करने के लिए, दैट इज वन काइंड ऑफ कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी। तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी अगर देखने मिलती है तो अर्जुन छाल के अंदर देखने मिलती है, जो हार्ट को प्रिवेंट करने का काम करता है, हार्ट के मसल को स्ट्रेंथ देने का भी काम किया जाता है। उसी के साथ साथ एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी भी है। जो हाइपरटेंशन अभी हम बता रहे थे कि जो लिपिड का जो डिपोजिशन वहां पे ज्यादा हुआ है, ब्लड बहुत ज्यादा अमाउंट में वहां पे फ्लो होने लगता है, तो उसका टेंशन बढ़ता है, तो उसे भी कम करने के लिए, इसका मतलब वो जो लिपिड का डिपोजिशन वहां है उस डिपोजिशन को निकालने के लिए भी ये काम करता है। साथ ही हार्ट की जो फंक्शनिंग है उसे मेंटेन करने का काम करता है। जो इन्फ्लामेशन हम बता रहे थे कि इन्फ्लामेशन से अथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस बहुत बढ़ती हैं, तो उस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए भी काकनशा और अर्जुन छाल काम करती हैं। उसी के साथ साथ हार्ट ब्लॉकेजेस, हार्ट फेलियर के अंदर भी ये दोनों शानदार तरीके से काम करती हैं। उसके बाद बात करें दालचीनी, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे ब्लड के अंदर, दैट इज रिड्यूस्ड ट्राइग्लिसराइड। जो हम बता रहे थे कि जो सबसे खतरनाक ट्राइग्लिसराइड हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, या फिर तेल के अंदर से हमारे बॉडी के अंदर जाती है, ट्रांस फैटी एसिड के तौर पे हम बात करें, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए सिनेमॉन काम करता है, इसका मतलब दालचीनी काम करती है। साथ ही ये ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करती हैं अगर कंटिन्यूसली ये ले। इसका इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एवरेज मोर पावर हमेशा के लिए यूज करना पड़ेगा। मुझे बहुत बार ये क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि सर ये कितने दिन लेना पड़ेगा हमें। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उनके लास्ट ब्रीथ तक, आखिरी सांस तक आप टेबलेट लेते हैं, करेक्ट। वो तो डैमेज करने का काम करती हैं। जिन लोगों को डायबिटीज है वो लोग भी या फिर इंसुलिन या फिर टैबलेट जिंदगी भर लेते हैं। ये तो अपना प्रोडक्ट एक न्यूट्रासिटिकल है जो आपके प्रिवेंटिव मेजर में काम करता है, आपकी बॉडी को ओवरकम करने में काम करता है। तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगता है कभी कभी कि ये कितने दिन लेने पड़ेगा। अगर पेशेंट की बात करें या फिर नॉन पेशेंट की बात करें या फिर तंदुरुस्त इंसान की बात करें, तो हर किसी ने इसे डेली बेसिस पे लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे हमने बताया कि सिनेमॉन जो हार्ट डिजीज की जो रिस्क है उसे भी कम करने में कामयाब होता है। वर्ल्ड्स मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रीमैच्योर डेथ, जो कार्डियक अरेस्ट होने की जो रिस्क है उस रिस्क को कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ये दालचीनी। और इसी वजह से अगर आप देखें तो जब भी कोई हेवी डाइट इंडियन के हिसाब से अगर हम देखें तो उसके अंदर दालचीनी का यूटिलाइजेशन शानदार तरीके से किया जाता है। तो जो भी कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के अंदर होती है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है, थोड़ा सा ऐसा कोलेस्ट्रॉल जो हमें अनवांटेड है वो भी होता है, तो वांटेड को रखेगा, अनवांटेड को बॉडी के बाहर निकालने के लिए काम करता है। कोलेस्ट्रॉल रिमेन स्टेबल, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने का काम भी अपने प्रोडक्ट से किया जाता है। और इसी वजह से मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड या फिर लिपिड रिलेटेड कोई भी समस्या है तो अपना प्रोडक्ट बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। एक ही शर्त है कि आपको पानी का सेवन ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आप गुनगुना पानी, गर्म पानी अगर पिए तो उसके रिजल्ट आपको बहुत शानदार तरीके से देखने मिलेंगी। उसके बाद आता है इलायची और अकरकरा, जो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में काम करता है। उसी के साथ साथ जो टॉक्सिन्स है, जो हम बता रहे थे कि डिटॉक्सिफिकेशन, जो टर्मिनोलॉजी हमने अभी डिस्कस की, जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं उसे डिटॉक्स करने के लिए अकरकरा और इलायची काम करती हैं। उसके साथ साथ अकरकरा का डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत अहम रोल है, और एलिमिनेशन, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन।
ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और साथ ही जो ब्लड की थिकनेस है, हार्ट रिलेटेड पेशेंट को 100% ब्लड डायलेशन के टैबलेट दी जाती है, खून को पतला करने की एक दवाई दी जाती है, टैबलेट दी जाती है, दिन में एक या फिर सुबह शाम 2 बार लेने की जरूरत पड़ती है। अपना प्रोडक्ट आप 3 से 4 महीने अगर रेगुलर ले रहे हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे टेस्टिमनीज मेरे पास आते हैं, मुझे सुनने में मिलते हैं कि 15 दिन के बाद ही हमें वो खून को पतला करने की दवाई हमने छोड़ दी, हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा खुद अच्छे तरीके से डाइट होता है। तो अपना प्रोडक्ट यूज करने से आपका जो ब्लड डेंसिटी है वो 100% डायलूट हो जाएगी। ब्लड का डाइल्यूशन अगर हो गया, ब्लड अगर पतला हो गया, तो उसका सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। सर्कुलेशन अगर अच्छा होने लगे तो जो भी क्लॉट्स हैं वो ऑटोमेटिकली निकल सकते हैं, निकलते भी हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो लोअर ब्लड प्रेशर की मेंटेन करने का भी ये काम करता है। जो सबसे लास्ट नॉट लीस्ट, दैट इज जिंजर, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। जिंजर के साथ साथ अगर हम बात करें तो जो तेज पत्ता हम घर पे खाते हैं, तेज पत्ता भी बहुत शानदार तरीके से काम करता है। बहुत लोग यूज नहीं करते हैं, उसे खाना पसंद नहीं करते हैं। जब भी आप खाना खाते हैं तो उसे निकाल के बाहर फेंकने की बजाय उसे साथ में रखिएगा। जो कड़ी पत्ता हम बताते हैं, कैंडमन लीव्स, तो वो लीव्स भी बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। अगर खाने में है, जरूर खाना चाहिए, उसे चबा कर खाइए, उससे भी आपके हार्ट को शानदार तरीके के रिजल्ट देखने मिलते हैं। कार्डियोटॉनिक के हिसाब से इसे यूटिलाइज किया जाता है जिंजर को, साथ ही सिग्नलिंग पाथवेज के अंदर काम करता है। सो ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो चाइनीज जो मेडिकेशन है, चाइनीज मेडिकेशन के अंदर जिंजर को एक इतना बड़ा नाम उन्होंने दिया है जो कार्डियोवास्कुलर के कंडीशंस के अंदर काम करता है। आई होप मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको समझाने में मैं कामयाब रहा, तो अपना प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है। सो आई थिंक कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें समझाने में मैं कामयाब रहा। वो होता क्यों है, कुछ सिम्टम्स भी हमने देखे कि इसे पहचाना किस तरीके से जाता है, और अपने प्रोडक्ट के अंदर ऐसी क्या खास बात है जो इसके अंदर काम करती हैं। अगर आप कंटेंट डालोगे तो कंटेंट के अंदर और भी चीज़ें आपको देखने मिल सकती हैं। सो थैंक यू सो मच सुहास सर। एक शॉर्ट नोटिस पे मुझे उतना प्रेजेंटेशन मेरा अच्छा नहीं रहा, आई नो दैट, बट स्टिल आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, और आने वाले दिनों में हम और भी अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन देने का हम प्रयास करेंगे। तो थैंक यू सो मच जो आपने मुझे मौका दिया। ओवर टू यू सुहास सर, थैंक्स लॉट। विनय सर, एक्चुअल में प्रेजेंटेशन बहुत ही बेहतर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन, आज की जो इन्फॉर्मेशन थी सर, रियली एक्सेलेंट इन्फॉर्मेशन थी। और हेड्स अप, आपने जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया उसके लिए हेड्स अप आपको। बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा था दोस्तों। और मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर इशू है। लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब, कोई डिस्टर्ब कर रहा था, इसकी वजह से थोड़ा मैं भी शुरू से ही एकदम डिस्टर्ब हो रहा चालू किया कि मेरे नाम से मुझे कैसे मैसेज आ रहे हैं। तो है, हमारे कुछ मित्र हैं जो हमें परेशान करना चाहते हैं। सो कोई बात नहीं, कल से उनका इंतजाम, बंदोबस्त हम कर लेंगे। लेकिन विनय सर, ओवरऑल जो था, तो जो जो मैंने जो सब्जेक्ट बनाया था आज, कि वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगा कि उससे बेहतर उसको कोई नाम ही नहीं हो सकता है सर। यस यस, तो डेफिनेटली एक करेक्ट है बहुत सर। बहुत बेहतर ये है कि लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, मतलब हाइट भी अच्छा रहेगा और यस, ह्यूमरस मोर पर का सेवन भी जारी रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच विनय सर आज के सेशन के लिए। और दोस्तों, मुझे लगता है कि इस विनय सर, एक 5 मिनट में हम 2-3 क्वेश्चन लेते, ज्यादा नहीं लेते। यदि श्योर किसी सर। क्वेश्चन आंसर सेशन, क्योंकि ऑलरेडी टाइम ज्यादा हो चुका है और आपको रिपीट भी करना पड़ा था, अनवांटेड रिपीट करना पड़ा था। सो दोस्तों, नो वरीज। जिन्होंने क्वेश्चन है तो आप पूछिए। ठीक 5 मिनट के बाद हम इस सेशन को यहाँ पे खत्म करने जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी समय काफी ज्यादा हो चुका है। तो हैंड रेस कीजिए यदि किसी को पूछना है। लेकिन ऐसा सवाल पूछिए कि जो विनय सर के लिए हो। ऐसा सवाल, छोटे मोटे सवाल यदि है तो आपके सीनियर से भी आपको ये हो जाएगा। तो एक रिक्वेस्ट है, और छोटे शॉर्ट में पूछिए। 3 ही क्वेश्चन लेने वाले हैं हम, ज्यादा नहीं लेंगे दोस्तों। महतो जी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है सर मेरी क्लियर? जी जी, यस सर, परफेक्टली। यस सर, बोलिए आप। सर एक क्वेश्चन है मेरे पास। एक कस्टमर आए हैं, उनका सीमन एनालिसिस जो इसमें रिपोर्ट होती है, उस सीमन एनालिसिस में उनका पस सेल्स इंक्रीज था, तो उसके लिए पूछ रहे थे क्या ये उस पे काम करेगा? ऐसा कुछ बता सकते हैं मुझे? तो समझ नहीं आ रहा था वैसे ये।
एक्चुअली एक इन्फेक्शन ओरिएंटेड उनका वो डिसीज है, जो पस अगर फॉर्मुलेशन हो रहा है उनको तो थोड़ा सा एलोपैथिक मेडिकेशन लेना जरूरी है। जब भी पस फॉर्मेशन होना बंद हो जाएगा सीमेन के थ्रू, तब हम अपना प्रोडक्ट डेफिनेटली दे सकते हैं। अभी भी रिकमेंड कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर टू द पॉइंट हम ये बता नहीं पाएंगे कि वो पर्सल्स किस तरीके से रिमूव हो पाएंगी, तो डेफिनेटली उनके अंदर अपना प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करेगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। दोस्तों आगे लेते हैं गोरख साबळे सर। सर मेरी आवाज आ रही है? यस Yes, सर, sir. एकदम बढ़िया है। सर मैंने एक जन को है ना प्रोडक्ट दिया है, उसका बाईपास सर्जरी हो गया है। ओके उसने 1-2 दिन खाया, खाने के बाद है ना उसको थोड़ा सा ऐसा जलन के जैसे है ना तकलीफ होने लगी। तो उसके बाद उसको मैं बोला कि रुक जाओ, मैं सर से बात करता हूँ। तो दैट उसको इज कंटिन्यू ड्यू करना टू द चाहिए, कैसे एसिडिटी। करना चाहिए? हाँ हाँ, बाईपास अगर हुआ है, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है, डेफिनेटली प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। जो हीलिंग है वो हीलिंग अपने प्रोडक्ट से 10 टाइम्स फास्टर हो जाएगी, और इम्यूनिटी उनकी बहुत अच्छी से बनेगी। ये जो सीने में जलन या फिर ये जो चीज़ें होती हैं, वो मैं हमेशा बताता हूँ कि दैट इज ओनली ड्यू टू द एसिडिक कंडीशन। तो एंटासिड की टैबलेट लेकर उन्हें अपना प्रोडक्ट दीजिएगा, या फिर जो हम चूना की बात करते हैं रात को भिगोकर उसका पानी जो सुबह पीते हैं हम, दैट इज ऑल्सो बेस्ट कंडीशन, सो यू कैन रिकमेंड, नो वरीज। प्रदीप थापा सर। हाँ, हेलो, नमस्कार सर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार सर, सर नमस्कार। सुन रहे हैं? जी जी सर, जी मैं सुन इधर रहे हैं नॉर्थ सर। ईस्ट, जी नॉर्थ ईस्ट में इधर सिलीगुड़ी से बोल रहा हूँ सर। मैं यस ये सर, पूछ यस रहा सर। था सर कि हमारे जो ये मोर पावर जो प्रोडक्ट है, अब अभी हमें जस्ट एक दो पैरालिसिस पेशेंट है, एक जेंट्स है एक लेडीज है। तो लेडीज का तकरीबन 8 साल हो चुका है, लेकिन उतना सीरियस भी नहीं है, और वो चल फिर नहीं पा रहा है। वन साइड ओके उनका थोड़ा सा डैमेज हो चुका है। और जेंट्स का 4 साल हुआ है, थोड़ा एजेड पर्सन है, मोटामोटी आपका 50 प्लस है। तो उनका भी ओके वही लेफ्ट साइड उसका वैसे प्रॉब्लम है, एक डंडे के सहारे से वो चल सकता है, धीरे धीरे आस्ते आस्ते चलता है डंडे के सहारे से। तो क्या अगर मैं इस प्रोडक्ट को उनको रिकमेंड करूं, तो उसका यूज करने का तरीका कैसा रहेगा, क्या रहेगा, और कितने दिन तक उनको रिजल्ट आ सकता है सर? ये थोड़ा सा मुझे क्लियर होना था, ताकि मैं उनको कितने बोल दिन सकूं। तक? यस डेफिनेटली, कितने दिन तक आ सकता है ये तो हम बता नहीं पाएंगे। डेफिनेटली 1 मंथ के भीतर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसे कुछ टेस्टिमोनीज अच्छा हमारे पास हैं जिनको पैरालिसिस के अंदर ऑलमोस्ट 1 वीक या फिर 15 डेज के अंदर शानदार रिजल्ट मिले हैं। और अच्छा अगर हम बात करें उनको देने की, तो डेफिनेटली हम रिकमेंड कर सकते हैं सुबह शाम 2 बार 2.5 ग्राम दैट इज सफिशियंट। और अच्छा सेवेरिटी बहुत ज़्यादा अगर है तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन भी अगर हम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि उनको अच्छा डायबिटीज़ का कंडीशन नहीं हो। नॉन डायबिटिक अगर है तो डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। पैरालिसिस अगर है तो उनको जो मेडिकेशन देते हैं उन मेडिकेशन की वजह से हीट एंड एसिडिक कंडीशन बढ़ती है। अगर ये दिक्कत उन्हें आ जाए तो थोड़ा सा एंटासिड टैबलेट उन्हें पहले दीजिएगा प्रोडक्ट यूज करने से पहले, वो भी दिक्कत नहीं आएगी। तो डेफिनेटली वी कैन रिकमेंड आवर प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। एक्चुअल में 3 ही सवाल लेने का मैंने बोला था, लेकिन शायद यहाँ पे बहुत ज्यादा हैंड रेज है। दोस्तों 4 अभी है। ऑलरेडी सर लिया जाए या अभी रोक दिया जाए, क्योंकि सेशन काफी बड़ा हो चुका एज पर योर सर, नो वरीज। लेना है तो अगर 2-2 मिनट की अगर बात करते हैं तो हम डेफिनेटली ले सकते हैं। अगर ज्यादा बात करते हैं तो आप सभी के पास नंबर होगा मेरा। है। देवव्रत कुमार जी शॉर्ट में पूछे सर। एक नमस्ते हमारे नमस्ते फ्रेंड सर। है, उसको बवासीर था, ढक्कन दर्द दोनों था। तो मैंने प्रोडक्ट दिया था, रिजल्ट अच्छा आ गया था। फिर कल से उनको बवासीर ठीक है, लेकिन ढक्कन दर्द फिर पुनः वापस अगर ब्लीडिंग काफी पूरा आ रहा है, उसके तो लिए क्या थोड़ा सा करना चाहिए? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम करिएगा। साथ ही उनको थोड़ा सा मिश्री का पानी उनको डेली दीजिएगा। मिश्री पानी में भी रात में भिगो के सुबह वो पानी अगर पीते हैं तो बॉडी की हीट कम हो जाएगी। बॉडी की हीट और एसिडिक कंडीशन अगर कम हो जाए, मेटाबॉलिज्म ठीक से होने लगने लगभग 15 से 20 दिन में अपने प्रोडक्ट से यूटिलाइजेशन में मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा। और बवासीर एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो डेफिनेटली उसके अंदर रिजल्ट मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा सेवेरिटी है तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम करिएगा, मिश्री का पानी उन्हें देना शुरू कर दीजिएगा, उससे अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं।
थैंक यू सर। नवीन कुमार जी। जी सर, नमस्ते। नमस्ते सर। एक्चुअली में सर 2008 में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, तो क्या इस कंडीशन में भी इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं? कब हुआ था किडनी ट्रांसप्लांट? 2008। हाँ हाँ, नो वरीज। अब तक तो बॉडी के अंदर एक्सेप्टेंस बहुत अच्छे से हो गया होगा, ब्लड भी एक्सेप्टेंस अच्छे से हुआ है, प्लेटलेट भी अच्छे से हुई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली हम रिकमेंड कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल दे एक सकते हैं। एक क्वेश्चन और था सर। मदर को लास्ट ईयर 2021 में एक बार माइनर स्ट्रोक का आया था, अटैक आया था। तो चूंकि अभी थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो क्या इस कंडीशन में उनको भी दिया जा सकता हाँ है या हाँ, नहीं दे दे सकते? सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, ब्लड कम प्रेशर मात्रा में दीजिए, ब्लड 1 से 1.5 ग्राम। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ मतलब थोड़ा सी ज्यादा चलती हैं, इसलिए मैंने बताया। नहीं नहीं नहीं, ले सकते हैं, बिल्कुल कम मात्रा में लीजिएगा, 1 से 1.5 ग्राम। एक चने के दाल की जो दाना होता है उसमें उतना सफिशिएंट रहने, सुबह और शाम 2 बार। और जो भी मेडिकेशन ओके। आपकी हैं वो मेडिकेशन रेगुलर में शुरू ही रखिएगा। जब भी हम्म। रेगुलर चेकअप आप करते हैं तो उस चेकअप के अंदर धीरे धीरे आपके डॉक्टर्स आपको डोसेज कम करके आपको दे देंगे, तो डेफिनेटली वी कैन रिकमेंड आप। ओके सर, थैंक यू। यस सर। थैंक यू नवीन कुमार जी। रुस्तम शेख सर, आपको अडमिट किया सर। जय हिंद सभी को। विनय सर जी जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। सर, प्रोस्टेट कैंसर के लिए 4th स्टेज में क्या हम किस तरह से दिया जाए? फोर्थ स्टेज एक ऐसा स्टेज है जहाँ से रिवर्टिबल होने के चांसेस ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होती हैं, मगर स्टिल बराबर। मिराकुलस रिजल्ट अगर हमें देखने मिलते हैं तो अच्छी बात है। कैंसर के अगेंस्ट अपना प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन उनको ज्यादा दीजिए, 3-4 ग्राम सुबह, 3-4 ग्राम शाम में। विटामिन सी का यूटिलाइजेशन भी उन्हें दीजिएगा, और नींबू पानी दिन में एक बार अगर पीते हैं तो भी सफिशिएंट है। सो बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं कैंसर के अगेंस्ट। जी, वो शुरू में जो स्लाइड आपकी जो एक ही थी, तो मैंने ही हम्म। मैसेज किया था सुभाष सर जी को कि स्लाइड हिल ओके। नहीं रही है, तो उसी की वजह अच्छा से अच्छा अच्छा। वो, और कोई हिम्मत भी नहीं कर रहा था आपके सामने बात करने की। मैं बोला चलो ये अरे स्लाइड है तो चलो। ओके, सुभाष सर जी को थैंक्स, सभी लोगों की वजह से। थैंक यू, जय हिंद सर। जय हिंद सर, जय हिंद। थैंक यू रुस्तम शेख सर, थैंक यू वेरी मच। तो तो दोस्तों ठीक आज है का सर। बहुत बढ़िया सेशन था और क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुआ है। मुझे लगता है रोकना होगा क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो चुका ऑलरेडी। सो दोस्तों, विनय सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आप सभी की ओर से, क्योंकि काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन विनय सर के माध्यम से हमें मिली है। और आप लोगों ने भी जिस तरह यहाँ पे आके कुछ समझने की, सीखने की कोशिश की है, उसलिए आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि बहुत दिनों से इच्छा थी कि इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, और आज सबने खुद विनय सर ने इनिशिएटिव लिया कि हम यहाँ पे आज ये टॉपिक लेते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं बोला चलो, बहुत दिनों से इच्छा चल रही थी। तो सो थैंक यू वेरी मच विनय सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। अभी कल सवेरे के सेशन में 7:30 बजे एक नए टॉपिक के साथ में, और वीक में 3 बार 4 बार तो भी एटलीस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देने की कोशिश हम करेंगे। मैं पक्का नहीं बता सकता हूँ आपको कब लेना है कब नहीं लेना है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे हम 2-3 बार वीक में इसको प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। शुभ रात्रि, और मिलते हैं कल सवेरे 7:30 बजे। जय हिंद।